गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 सॉलिड स्टेट में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंछी की पाठशाला में। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट के कैरेक्टर के बारे में, यानी ठोस अवस्था का क्या गुण है। तो हम ठोस अवस्था के गुणों के बारे में पढ़े थे और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में विभेद करना सीखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, आपको डिफरेंस बताने से पहले मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा कि जैसे आपने चाक देखा होगा, वही चाक जिससे आपके टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, चाक आपने देखा है। दूसरा, आपने घर की फर्श पर अथवा दीवारों पर लगे हुए मार्बल को देखा होगा, संगमरमर। और ताजमहल का नाम तो सभी ने सुना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बच्चों, आप जानते होंगे कि जो लिखने वाली चौक होती है और जो संगमरमर होती है, दोनों एक ही प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं और दोनों का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम खड़िया के नाम से जानते हैं। तो संगमरमर भी CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और हमारी चाक भी कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन अंतर क्या है? जो चौक है वो आपकी एमॉर्फस है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है, और जो मार्बल है, संगमरमर है, वो आपका क्रिस्टलीय ठोस है। आप दोनों ठोसों में अंतर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो चौक है वो बहुत मुलायम है, नरम है। हम उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आसानी से घिस करके अपने रंग को ब्लैक बोर्ड पे छोड़ देती है, जिससे हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि हम वही कार्य मार्बल से करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाता है, हमारा ब्लैक बोर्ड खराब हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड खुरच जाएगा। तो जो कैरेक्टर एक ही पदार्थ है, लेकिन जो कैरेक्टर चाक का है वो कैरेक्टर मार्बल का नहीं है। और इसमें चाक जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है और जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो डिफरेंस क्यों आया? दोनों के बीच में अंतर की वजह क्या है? दोनों के बीच में अंतर की वजह पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण है। हमने कहा था फर्स्ट क्लास में ही, पहली क्लास में ही हमने कहा था कि यदि हमें किसी सॉलिड के पार्टिकल के नेचर, उसके अरेंजमेंट और पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग का ज्ञान हो, तो हम नए नए तरह के सॉलिड डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होंगे। तो एक ही पदार्थ, चाक और संगमरमर दोनों एक ही पदार्थ है, लेकिन क्या कारण है कि दोनों के गुण अलग अलग हैं? एक एमॉर्फस है, दूसरा क्रिस्टलाइन है। तो वजह है पार्टिकल का अरेंजमेंट। चाक में पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ और है, संगमरमर में पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ और है। अगर हम चाक से अपने फर्श को तैयार करना चाहें, चाक से अपने फर्श को ढकना चाहें, तो क्या वह सुरक्षित होगा? नहीं, आपका फर्श टूट जाएगा। लेकिन न मार्बल से बहुत अच्छे से फर्श तैयार हो जाती है, लोग मार्बल लगवाते भी अपने घर में। तो आइए हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का अंतर इस क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज, देखिए आप नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ये सब एक साइड में, फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं, शेप, आकार की बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का आकार क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड का आकार क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या है। तो हम देखते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस का आकार है वह डिफिनिट है, निश्चित है, यानी वह चेंज नहीं होता है और कैरेक्टरिस्टिक है।
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ स्पेलिंग में। तो कैरेक्टरिस्टिक, डिफिनिट, कैरेक्टरिस्टिक, ज्योमेट्रिकल शेप, एक ज्यामितीय आकृति होती है। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आयत है, बेलन है, गोला है, शंकु है, घन है, घनाभ है, ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी अपनी एक ज्यामितीय आकृति होती है, उनकी अपनी एक स्थायी ज्यामितीय आकृति होती है। लेकिन जो एमार्फस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं, उनका इरेगुलर शेप होता है। हम कह नहीं सकते कि किस आकृति और आकार का सॉलिड हो सकता है। तो आप कहेंगे सर चौक की तो रेगुलर शेप होती है, वो सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तो मैं बाहरी शेप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंतरिक संरचना की बात कर। जैसे जैसे आप क्लास में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लियरिटी आता जाएगा। मैं बाहरी शेप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनल शेप की बात कर रहा हूं। यानी जो एमार्फस हैं वो जिस यूनिट से बने हुए हैं, जिन पार्टिकल से बने हुए हैं, उनके अरेंजमेंट का कोई शेप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। लेकिन यही क्रिस्टलीय ठोस जो है वह ऐसे यूनिट से, ऐसी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं जिनकी अपनी एक विशिष्ट आकृति होती है। तो हम शेप के डिफरेंस में देखें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो उनके अवयवी कण है, वह ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स बनाती है। आगे आप पढ़ेंगे, ऐसी छोटी छोटी इकाइयां बनाती है जो जुड़ जुड़ करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है। और उन्हीं इकाइयों की जो शेप होती है वह निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है। हम बता सकते हैं कि फला ठोस है तो इसमें किस प्रकार के यूनिट्स पाए जाएंगे जिनके दोहराव से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम एमार्फस की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो उसमें ऐसी कोई इकाई नहीं होती है जिसके बार बार दोहराव से उस क्रिस्टल का निर्माण हो सके। आइए बात करते हैं अगले अंतर पे। अगला है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। गलनांक तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पदार्थ है, अगर वह किसी निश्चित ताप पे गल जाता है तो उसे कहते हैं गलनांक। तो जो उसका गलनांक है, जो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक है, वह शार्प और कैरेक्टरिस्टिक होता है। शार्प का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसे हम गर्म करें तो मान लीजिए कि वह 90 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। कोई क्रिस्टलीय ठोस 90 डिग्री सेल्सियस पर या 190 डिग्री सेल्सियस पर, माना कि कोई क्रिस्टलीय ठोस 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो अगर उसे हम गर्म करेंगे तो वह 190 डिग्री सेल्सियस पहुंचते पहुंचते लगभग पूरा का पूरा क्या होगा? पिघल जाएगा। यानी हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कह सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमारे पास है, चाहे 100 ग्राम का हो चाहे 50 ग्राम का, अगर ये कोई टुकड़ा हमारे पास है क्रिस्टलीय ठोस का, तो अगर हम ये जानते हैं कि 190 पर वह पिघल जाएगा, तो यह मान करके चलिए कि 190 डिग्री सेल्सियस तक उसे पूरा का पूरा पिघल जाना चाहिए। यानी उसकी अपनी एक पहचान हो गई कि मैं 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाऊंगा। शार्प है, 190 पहुंचते पहुंचते पूरे मटेरियल को पिघल जाना है। लेकिन अगर हम बात करें एमार्फस की, तो एमार्फस में ऐसा नहीं है। एमार्फस में आप क्या करेंगे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस को, एमार्फस को यदि आप गर्म करेंगे तो अगर वह 190 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू होता है, तो लिखा हुआ है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, धीरे धीरे नरम होगा ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के रेंज में, कहें 190 से 225 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही पिघलेगा। आप 190 तक उसे पूरा का पूरा मेल्ट नहीं कर सकते। यहां क्या है कि 190 पर पिघलता है तो 190 पर पूरा मटेरियल पिघल जाना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक है, उसका कैरेक्टर है, शार्प है। 190 तो 190, बहुत हुआ तो 191 अथवा 192। लेकिन यहां क्या है, 190 पर पिघलना शुरू हुआ तो ये उम्मीद मत करिए कि 190 तक पूरा का पूरा मटेरियल पिघल जाएगा। वह एक रेंज लेगा, धीरे धीरे नरम होगा, गलना शुरू होगा, तब जाकर के वह 225 डिग्री सेल्सियस पर, 190 से 225 के बीच में ही वह मटेरियल पिघलेगा। तो जो ब्रॉड होता है, तो यहां पर जो मेल्टिंग क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह ब्रॉड है, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, माफ कीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट है वह शार्प है, और जो एमार्फस का मेल्टिंग पॉइंट है वह ब्रॉड है, लंबा है।
वह 190 से 225 डिग्री। यह एक मैंने हाइपोथेटिकल उदाहरण दिया है, एक काल्पनिक उदाहरण है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो यहां पर 190 पर पिघलेगा तो 190 पर ही पूरा का पूरा पिघल जाएगा, या 2-3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहां 190 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू करता है तो वह 225, 220 यानी एक लंबे रेंज तक ही वो धीरे धीरे नरम होकर के पिघलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्लीवेज प्रॉपर्टी। यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ें या काटें, अगर वो कटने लायक है तो उसे हम काट सकते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस को हम तोड़ें तो वो 2 भागों 3 भागों में अगर टूटता है तो आप देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस यदि टूटता है तो उसमें टूटने से जो सतहें हमको दिखाई देती हैं, जो सरफेस हमको दिखाई देता है, वह प्लेन होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। सपोज दैट मान लीजिए आपको एक नमक, सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है और उसे आपने जो है कि तोड़ दिया, तो तोड़ने पर आप क्या पाएंगे, टूटने के बाद जो सतहें मिलेंगी हमको, जो सरफेस हमको मिलेगा टूटने के बाद, 2 भागों में टूटने के बाद, वह सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा और स्मूथ होगा, समतल होगा और चिकना होगा। और उसमें जो कोर बनेंगी, उसमें जो कोरे बनेंगी, जो एजेज बनेंगे, कोर बनेंगे, वो शार्प होंगे, बड़े ही तीक्ष्ण होंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कांच ही टूट जाता है, वैसे कांच जो है वो क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। कांच जब टूटता है तो उसके किनारे बड़े शार्प होते हैं, उस पर अगर हम अपना हाथ या कोई उंगली रगड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारी उंगली कट जाती है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यदि हम उसे तोड़ दें, 2 भाग में, क्लीवेज प्रॉपर्टी बता रहा हूं, विदलन गुण बता रहा हूं, उसे हम किसी प्रकार से तोड़ दें, काट दें, तो काटने तोड़ने के बाद जो सरफेस बनेंगे, जो सतहें हमें मिलेंगी, वह प्लेन यानी समतल होंगी, स्मूथ यानी चिकनी होंगी। और जो कोर एजेज बनेंगे वो भी क्या होंगे, बड़े शार्प होंगे, बड़े ही नुकीले होंगे। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, एमार्फस की बात करें, तो इर्रेगुलर सरफेस, यानी जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो वहां जो सरफेस प्राप्त होंगे वे उबड़ खाबड़ खुरदरे प्राप्त होंगे, यानी वहां किसी प्रकार का स्मूथनेस, किसी प्रकार का प्लेन ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, उबड़ खाबड़ मिलेगा। और जो कोर बनेंगे वह भी तीक्ष्ण नहीं होंगे, शार्प नहीं होंगे। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में आपने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने पर हमें जो सतहें प्राप्त होती हैं वह समतल और चिकनी प्राप्त होती हैं, और जो कोर एजेज बनते हैं वे बड़े शार्प बनते हैं, यानी बड़े नुकीले बनते हैं। ऐसा एमार्फस में नहीं होता है। हीट ऑफ फ्यूजन, ये मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही है। हीट ऑफ फ्यूजन का तात्पर्य है गलन एंथैल्पी, यानी किसी पर्टिकुलर पदार्थ को, किसी पर्टिकुलर मटेरियल को गलाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, कितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वह क्रिस्टलीय ठोस है तो जो उष्मा की जरूरत है वह क्या होगी, निश्चित होगी और कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी उसकी पहचान होगी। ये पर्टिकुलर हमारे पास एक व्यक्तिगत कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो हम यह बता सकते हैं कि इसे पिघलाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, और हम अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पिघलाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितनी हीट की, कितनी उष्मा की जरूरत पड़ेगी, हम ये बता सकते हैं, क्योंकि यह निश्चित है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए यह निश्चित नहीं है। दे डोंट हैव, यानी किसी प्रकार का डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन ये नहीं रखते हैं, यानी हम कह नहीं सकते कि ये कितने तापमान पर पिघलेंगे। फिर उसके बाद अगला है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है बच्चों दैशिकता। दैशिकता में यदि हम देखें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस होंगे तो उनमें जैसे मान लीजिए कि ये क्रिस्टलीय कोई ठोस है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, बड़ा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल, छोटा, ये इस तरह के मान लीजिए कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। और ये क्या है, मान लिया कि ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसा कि नीचे भी बना हुआ है, ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बच्चों अगर हम इस तरफ की ओर चलेंगे तो बताइए हमें कैसे पार्टिकल्स को फेस करना है, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। फिर अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमें क्या मिलने वाला, हमको बड़ा बड़ा मिलने वाला है। अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटा छोटा ही मिलने वाला है। लेकिन यहां आप किधर भी जाइए आपको एक ही तरह के पार्टिकल मिलने वाले हैं। यानी कहने का तात्पर्य है
कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी विषमदैशिक होते हैं। उनमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार का कैरेक्टर शो करेगा। जैसे अगर हम मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम जो है अपवर्तनांक की बात करें, तो जो क्रिस्टली ठोस होंगे उनमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अपवर्तनांक प्राप्त होगा, लेकिन जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनका अपवर्तनांक हर एक दिशा में एक जैसा होता है। फिर बात करें अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो हाँ एक और छूट गया, नेचर की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, लेकिन जो एमार्फस होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, वो स्यूडो सॉलिड होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, असत्य ठोस होते हैं, अथवा सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड्स के बारे में आपको बता दूं कि जो कांच होता है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, और कांच आपको देखने में लगता है कि नहीं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये वास्तविक ठोस है, लेकिन वास्तव में कांच वास्तविक ठोस नहीं होता है। वह एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, यानी वह लिक्विड है जो काफी हद तक ठंडा हो चुका है, इसलिए वह ठोस का रूप ले चुका हुआ है। तो क्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड कहे जाते हैं, और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं वो स्यूडो सॉलिड कहे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें ऑर्डर की, यानी क्रिस्टली ठोस में जो पार्टिकल्स हैं उनका ऑर्डर क्या है, और अक्रिस्टली ठोस जो है उनमें पार्टिकल्स का ऑर्डर क्या है। क्योंकि चाहे क्रिस्टली ठोस हो और चाहे अक्रिस्टली ठोस हो, पार्टिकल से तो मिलकर के बने होंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उनमें पार्टिकल्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर से क्या तात्पर्य है कि अगर हम पार्टिकल्स की व्यवस्था को देखें तो हमें व्यवस्था दूर दूर तक एक जैसी ही दिखाई देती है। जैसे हम अगर यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं, तो हमें व्यवस्था एक जैसी दिखाई देती है। हाँ, लेकिन अगर हम यहां से चलना शुरू करें तो हमें व्यवस्था एक जैसी दिखाई नहीं देती है, अलग अलग तरह की व्यवस्था दिखाई देती है। तो यहां पर कितनी जो क्रिस्टली ठोस है उसमें हम कितनी दूर तक चले जाएं हम एक ही, जैसे मान लीजिए कि इस तरह की व्यवस्था, तो इस तरह की व्यवस्था मान लीजिए हमने छोटा सा पार्टिकल बना, अगर बहुत बड़ा पार्टिकल बनाते तो ऐसी व्यवस्था हमें दूर दूर तक देखने को मिलती, इस तरह की संरचनाएं हमें दूर दूर तक देखने को मिलती। लेकिन यहां पर कुछ जगहों पर ही हमको ये संरचनाएं देखने को मिलेंगी, हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहां पर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वह बहुत छोटी जगह पे देखने को मिलता है, और यहां पर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो काफी बड़ी दूर तक हमें, यानी पूरे क्रिस्टल में, एंटायर क्रिस्टल में, संपूर्ण क्रिस्टल में हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो क्रिस्टली ठोस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, और जो अक्रिस्टली ठोस यानी अमार्फस है उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, कम दूरी तक ही वहां पर हमको देखने को मिलता है। तो यहीं पर क्लास होती है समाप्त। देखिए वीडियो कुछ बड़ा हो गया, अपलोड होता है कि नहीं होता है। हैव ए गुड डे।